Lazarus Control, this is Air Transat 236. Mayday, Mayday, Mayday. मेडे यानी पायलट और पूरी फ्लाइट की जिंदगी खतरे में। मेडे का सिग्नल पायलट आखिरी मौके पर देता है जब बचने की संभावना बहुत कम होती है। साल 2001 में टोरंटो से लिस्बन की उड़ान भरने के बाद जब एयर ट्रांसएट की फ्लाइट 236 अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंचती है तो पायलट कंट्रोल रूम में मेडे का सिग्नल भेजने लगता है। अफरा तफरी मची है। Lazarus Control, this is Air Transat 236. Mayday, Mayday, Mayday. विमान के एक इंजन में आग लग चुकी है और ये सिर्फ दूसरे इंजन से उड़ रहा है। इसमें 300 से ज्यादा लोग सवार हैं। सबकी जान खतरे में है। अभी कुछ मदद मिल पाती इससे पहले दूसरे इंजन में भी आग लग जाती है। अब विमान के दोनों इंजन बेकार हो चुके हैं। यह अटलांटिक के बीचों बीच उड़ रहा है। एल्टीट्यूड समुद्र तल से कोई 39,000 फीट। आसपास कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई हवाई पट्टी भी नहीं। विमान को पानी में उतारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। क्या इसके बाद मुसाफिर बच पाएंगे? एयर कंट्रोल रूम को एक बड़ा विमान हादसा होते साफ दिख रहा था। सैकड़ों लोगों की जान जाती दिख रही थी। लेकिन विमान चला रहे पायलटों की सूझबूझ एक अनहोनी को टाल देती है। वे बिना इंजन की फ्लाइट की लैंडिंग कराते हैं और इसमें सवार सभी लोगों को बचा लेते हैं। भला ये कैसे हो सकता है? ये कहानी एविएशन की दुनिया के कुछ मिरेकल्स में शामिल है जिसके हीरो हैं 2 पायलट। आइए जानते हैं पूरी कहानी। चौबीस अगस्त 2001 कैनेडियन एयरलाइंस की एयर ट्रांसएट 236 टोरंटो एयरपोर्ट से एक ओवरनाइट फ्लाइट के लिए तैयार थी। ड्यूरेशन 7 घंटे और विमान यूरोप में बना एयरबस A330। इसे अटलांटिक पार पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंचना था। 46 टन से भी ज्यादा ईंधन भरा जा चुका था जो जरूरत से भी ज्यादा था। विमान में कुल 293 यात्री और चालक दल के 13 सदस्य। उड़ान भरने वाले 48 साल के पायलट रॉबर्ट पेस्क्वे और 28 साल के डिर्क येगर। दोनों के पास उड़ान का हजारों घंटे का अनुभव। 3-4 दिन पहले ही रूटीन चेकअप के दौरान ऑयल फिल्टर में कुछ गड़बड़ी पाई गई थी और इंजन की सुरक्षा को देखते हुए दाहिनी तरफ के इंजन को बदल दिया गया था। यानी सारी तैयारियां बेहतरीन और पक्की। आधी रात के कुछ देर बाद विमान टेक ऑफ करता है। एयरपोर्ट पर मौसम बिल्कुल साफ और उड़ान के लिए परफेक्ट कंडीशन। कुछ ही मिनटों में विमान 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। रात भर की फ्लाइट थी। ज्यादातर मुसाफिरों की आंख अब लग चुकी थी। इस तरह की रूटीन उड़ानों में पायलटों के पास ज्यादा कुछ करने को नहीं होता क्योंकि फ्लाइट ऑटो मोड पर रहती है और सफर यूं ही पूरा हो जाता है। लेकिन 4 घंटे बाद उन्हें विमान के बोर्ड कंप्यूटर पर अजीब सा सिग्नल दिखता है। ये ऑयल प्रेशर बहुत ज्यादा बता रहा है लेकिन ऑयल की मात्रा कम और ऑयल टेम्परेचर भी कम। ये अजीब सी स्थिति थी क्योंकि विमान उड़ने के बाद ऑयल टेम्परेचर बढ़ जाता है। उन्होंने इसकी सूचना ग्राउंड स्टाफ को दे दी लेकिन ज्यादा मदद नहीं मिली। पायलटों ने समझा कि ये बोर्ड कंप्यूटर की तकनीकी गड़बड़ी होगी। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और फ्लाइट अपनी गति से उड़ती रही। सब कुछ सामान्य रहा। थोड़ी देर बाद कॉकपिट में दूसरा मैसेज दिखा। इस बार पता चला कि विमान के लेफ्ट और राइट विंग के टैंकरों में फ्यूल का बैलेंस गड़बड़ा रहा है। राइट साइड में ईंधन बहुत कम है। विमान की स्मूथ फ्लाइट के लिए दोनों विंग्स में बराबर फ्यूल होना चाहिए वरना विमान एक तरफ झुक सकता है। दोनों पायलटों ने फ्लाइट मैनुअल पर नजर डाली कि ऐसी हालत में क्या किया जाना चाहिए। उन्हें सॉल्यूशन नहीं मिला। पायलटों को अपने लंबे तजुर्बे के दौरान इस तरह का एरर कभी नहीं मिला था। उन्होंने इस समस्या को अपने ढंग से हल करने का फैसला किया। उन्होंने क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। इससे बाएं विंग वाले टैंक का फ्यूल दाहिने टैंकर में फैल गया ताकि दोनों तरफ ईंधन का स्तर बराबर हो जाए। उन्हें नहीं मालूम था कि उनका एक्शन जानलेवा होने वाला है क्योंकि दाहिनी तरफ के टैंकर में छेद हो गया था और वहां से फ्यूल लीक कर रहा था।
कुछ ही मिनटों बाद बोर्ड कंप्यूटर पर दोबारा मैसेज चमकता है। इस बार खतरा बहुत ज्यादा था। ये बता रहा था कि ईंधन तेजी से खत्म हो रहा है। अब उनके पास इतना ईंधन नहीं बचा था कि वे लिस्बन तक पहुंच पाते। दोनों पायलटों ने फौरन प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। उनके पास विकल्प बहुत कम थे, या तो रास्ते में किसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग या विमान को पानी में उतारने का फैसला। ख्याल रहे कि विमान इस बीच अटलांटिक ओशन के बीचों बीच उड़ रहा था, जहां से एयरपोर्ट की संभावना बहुत कम थी। लेकिन उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई। ला आजेस एयरपोर्ट, जो पुर्तगाल के टेरेसेरा द्वीप पर था, वहां पर एक प्रॉपर रनवे भी था। पायलटों ने फैसला किया कि इस विमान को ला आसिस की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। उन्होंने फौरन ग्राउंड कंट्रोल को इसकी सूचना दे दी। बोर्ड कंप्यूटर पर लगातार कम ईंधन की वार्निंग आ रही थी, जो समझ से बाहर थी। दोनों पायलटों की राय थी कि एक बार चेक किया जाए कि कहीं फ्यूल लीक तो नहीं हो रहा है। क्रू मेंबर्स ने विमान के अंदर की लाइटें बंद कर दी और फ्लैशलाइट से बाहर विंग पर देखने की कोशिश की कि क्या वहां से ईंधन लीक हो रहा है। घुप अंधेरे की वजह से उन्हें लीकेज का कोई संकेत नहीं दिखा। पायलटों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगभग यकीन हो चला था कि यह बोर्ड कंप्यूटर में तकनीकी गड़बड़ी का मामला है। उधर फ्यूल मीटर तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा था। उन्हें बार बार सिग्नल मिल रहा था कि विमान में ईंधन कम होता जा रहा है। अब एक ऐसा मौका आ गया था जब सिर्फ 600 किलोग्राम ईंधन बचा था, जो उस टापू वाले एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए काफी नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। दाहिनी तरफ का इंजन धधक उठा, उसमें आग लग गई। ये इमरजेंसी थी। पायलट ने यात्रियों को सूचित कर दिया कि प्लेन बुरी हालत में है और उन्हें पानी पर लैंड करना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने ग्राउंड कंट्रोल को भी सूचना दे दी। वो ला आजेस एयरपोर्ट से काफी दूर थे। ईंधन तेजी से कम हो रहा था, लेकिन दूसरा इंजन काम कर रहा था। उम्मीद की किरण बनी हुई थी। अब वो एयरपोर्ट से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर थे कि तभी बाईं तरफ के इंजन में भी आग लग जाती है। वो भी फेल कर जाता है। पूरे विमान में अंधेरा छा जाता है, क्योंकि विमान में बिजली इंजन से ही मिलती है। ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और फिर मुसाफिरों को ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कह दिया जाता है। To 220 out of 28,000 feet. Both engines out, main electrical system down. विमान अब बिना इंजन हवा में तैर रहा होता है। 300 से ज्यादा लोगों की जिंदगी और मौत के बीच फासला लगभग पड़ चुका था। लोगों की आंखें भर आई थी और उन्हें सब कुछ खत्म होता दिखने लगा। अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पानी में लैंडिंग के बाद जान बचने की कितनी संभावना होती है, इसका अंदाजा तो लगाया ही जा सकता था। पर गड़बड़ हुई कहां? दरअसल उड़ान भरने से 4 दिन पहले एयर ट्रांसएट की टीम ने रूटीन चेकअप के दौरान जो इंजन बदला, वहां एक भयंकर गलती कर दी। इस प्लेन के इंजन को रोल्स रॉयस के एक स्पेयर इंजन से बदला गया, जो एयरबस A330 के पुराने मॉडल का था और जो इस विमान के लिए कॉम्पेटेबल था ही नहीं। दोनों इंजनों के बीच एक पार्ट मैच नहीं कर रहा था और ये एक बेहद सेंसिटिव मामला था। इंजन के हाइड्रोलिक पंप और फ्यूल टैंक के मेन पाइप के आसपास का। चीफ मैकेनिक नहीं चाहता था कि इस स्पेयर इंजन को विमान में लगाया जाए, लेकिन टीम के बाकी लोगों ने क्लियरेंस दे दी। इंजन बदलने के बाद विमान को ग्राउंड पर टेस्ट रन कराया गया, जिसमें वो पास हो गया। लेकिन हवा में जाने के बाद बदला गया पार्ट वाइब्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सका और पास से गुजर रही इंजन के पाइप के साथ रगड़ खाने लगा। इस रगड़ की वजह से थोड़ी देर में इंजन के पाइप में छेद हो गया, जहां से ईंधन रिसने लगा। बाद में छेद और फैल गया, यानी एक तरफ के टैंक से ईंधन बहुत तेजी से लीक कर रहा था। ऊपर से पायलटों ने बैलेंस बनाने के लिए क्रॉस फीड वाल्व भी खोल दिया, जिसकी वजह से बाएं टैंक का ईंधन भी दाहिनी तरफ जाकर लीक होने लगा। थोड़ी ही देर बाद फ्यूल डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका था। हालांकि विमान को ग्राउंड पर टेस्ट कराया गया, लेकिन वो काफी नहीं था। दोनों तरफ का इंजन फेल होने के बाद विमान की बिजली भी गुल हो गई। अब यहाँ काम आई रैम एयर टरबाइन। ये विमान के निचले हिस्से में होती है और हवा की मदद से काम कर सकती है। इससे इतनी एनर्जी निकलती है कि कॉकपिट पर कंप्यूटर सिस्टम काम कर सके। इसकी मदद से क्रू मेंबर्स कंट्रोल रूम के संपर्क में बने हुए थे। ये अजीबोगरीब स्थिति थी। दोनों इंजन फेल होने के बाद एयरबस A330 हवा में तैर रहा था।
उसकी रफ्तार और ऊंचाई उसे कुछ दूर तक तो पहुंचा सकती थी, लेकिन सवाल था कि क्या वो करीबी एयरपोर्ट तक पहुंच सकेगा। पायलट क्रू के सामने चैलेंज था कि उन्हें ऊंचाई बनाए रखनी थी ताकि विमान की गति बनी रहे और उसका रैम टरबाइन काम करता रहे। लेकिन इंजन नहीं चल रहा था और गति धीमे धीमे कम हो रही थी। इसके साथ ही ऊंचाई भी कम होती जा रही थी। विमान के अंदर घुप अंधेरा, गहरी खामोशी और दुआओं का सिलसिला। शायद इनमें से किसी एक की दुआ काम आ गई। विमान ला आजिस एयरपोर्ट के बहुत करीब पहुंच चुका था, सिर्फ 10 मील की दूरी पर। अब उनके सामने दूसरी चुनौती खड़ी हो गई। अब उनकी ऊंचाई लैंडिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा थी। इतनी कम दूरी पर विमान को 3000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए और ये फ्लाइट इस वक्त 13000 फीट की ऊंचाई पर थी। यहाँ से नोज डाइव का मतलब था कि किए कराए पर पानी फेरना। इस तेज गति से लैंडिंग के बाद फैटल क्रैश होना तय था। पायलट क्रू ने फिर कुछ नया सोचा। उन्होंने विमान को हवा में एक चक्कर लगाने यानी 360 डिग्री पर घुमाने का फैसला किया। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन फिलहाल इससे बेहतर आइडिया कुछ नहीं था। पायलट ने विमान को हवा में एक लंबे चक्कर पर घुमा दिया, लेकिन ये चक्कर पूरा होने के बाद भी उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। अब दिक्कत ये थी कि ऊंचाई इतनी ज्यादा भी नहीं बची थी कि एक चक्कर और लगाया जा सके। अब आर या पार का मौका आ चुका था। आम लैंडिंग के मुकाबले विमान की ऊंचाई ज्यादा थी और गति भी। लैंडिंग के बाद सर्वाइवल के बहुत चांस नहीं दिख रहे थे, लेकिन पायलटों ने हिम्मत दिखाते हुए विमान को रनवे पर उतार दिया। जमीन से टकराते ही विमान के 12 में से 8 टायर फट गए। झटका इतना तेज था कि विमान दोबारा हवा में उछल गया। जब वो दूसरी बार जमीन पर गिरा तो नई चुनौतियां तैयार थी। इंजन की मदद से गति कम नहीं की जा सकती थी। टायरों को फिसलने से रोकने वाला सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। पायलट ने पूरी ताकत से ब्रेक लगा दिया। रनवे खत्म होने से कुछ ही मीटर पहले विमान थम गया, लेकिन तब तक आग लग चुकी थी। पायलटों ने मुसाफिरों को फौरन निकलने की हिदायत दी। कुछ ही मिनटों में विमान खाली हो चुका था। एक असंभव से रेस्क्यू में 300 से ज्यादा लोगों की जान जाते जाते बची थी। दोनों पायलट हीरो बन चुके थे, लेकिन क्या वाकई में वे दोनों हीरो थे? हादसे के बाद हुई जांच में पता चला कि दोनों पायलटों ने काफी देर तक इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि वाकई फ्यूल लीक हो सकता है। वे सिर्फ यही सोचते रहे कि बोर्ड कंप्यूटर में तकनीकी खराबी है। अगर उन्होंने इस पर गंभीरता से ध्यान दिया होता तो हो सकता है कि ग्राउंड कंट्रोल से उन्हें बेहतर सुझाव मिलता। बहरहाल ये एविएशन हिस्ट्री का पहला और इकलौता मामला है जब एक विमान सैकड़ों मील तक हवा में बिना इंजन के ग्लाइड करता रहा, यानी तैरता रहा। इस घटना के बाद एयरबस ने वार्निंग सिस्टम को और मजबूत किया और कॉकपिट वाले डिस्प्ले में फ्यूल लेवल कम होने की वार्निंग भी शामिल कर दी। जांच के बाद एयर ट्रांसएट ने इस हादसे की जिम्मेदारी ली और साल 2009 में कैनेडियन सरकार ने उस पर $2.5 लाख का जुर्माना ठोक दिया। ये किसी एयरलाइन कंपनी पर लगा सबसे बड़ा जुर्माना था, लेकिन एयर ट्रांसएट ने बिना ज्यादा नानुकुर किए इसे चुका दिया, क्योंकि ये 300 लोगों की जान के मुकाबले थोड़ा था।